सो अब हम अपना मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ठीक है। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ मतलब बचपन से ही उसको जो है वो ये हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ना दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक है हमारे पास जो हमारे सियानोटिक हार्ट डिजीज़ होगी और एक एसियानोटिक हार्ट डिजीज़ होगी। ठीक है। दो तरह की देखी जाएंगी हमारे पास बच्चों में। ठीक है। ये दो कैटेगरीज होंगी जिसमें ना जो हम ना यहाँ पे पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें ना सियानोटिक की, ठीक है, तो सियानोटिक जो है वो तब होगी जब राइट साइड से ब्लड जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है। ये कब होगा? ठीक है, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है कि राइट साइड से ब्लड लेफ़्ट साइड पे जा रहा है? वो कहते हैं कि जी ये हो सकता है कि जो राइट साइड का प्रेशर है वो ज़्यादा हो लेफ़्ट साइड से। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हम देख लेते हैं कि जी ऐसा कैसे होता है, डिजीज़ में देखेंगे। क्योंकि जो चैनल है ना वो तो एक चैनल होता है ना, पाइप तो एक पाइप है। वो ये तो नहीं कहता कि मैंने इस साइड से जाना है, उस साइड से जाना है, इधर से नहीं जा सकते, उधर से नहीं। अगर वो उसमें कोई ऐसा स्पेशली ऐसा नहीं है कि वन वे वॉल्व ओपनिंग हो, अगर ऐसा केस नहीं है तो वो इस तरह से होता है कि जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है ना वहाँ से चीज़ दूसरी तरफ जा रही होती है। अगर लेफ़्ट साइड से प्रेशर ज़्यादा होगा तो राइट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे ज़्यादा होगा तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा। अब सियानोसिस तब होगा जब हमारे पास राइट साइड का जो ब्लड है वो लेफ़्ट साइड पे जाए, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो जाके मिक्स हो किससे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। जब ऐसा होगा ना, अब ये देखें हमारे पास ये है, मेरे पास लेफ़्ट साइड, ये राइट है। अब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो इससे क्या होगा, हम जो पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है वो कौन सा होगा? वो मिक्स ब्लड होगा, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड, लेफ़्ट साइड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, राइट साइड का डीऑक्सी भी होगा उसमें। तो वो मिक्स ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन थोड़ी होगी थोड़ी नहीं होगी। इससे जो है वो क्या होता है? सियानोसिस होता है। तो ये वाली जो कंडीशंस होंगी ना जिन जिन डिजीज़ में, उसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। इसमें आएगा हमारे पास के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शंट है, ठीक है, एट्रिया या वेंट्रिकल का या कुछ भी इस तरह की चीज़ है। अब इसमें हमारे पास ना 4-5 डिजीज़ आती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ट्राइकस्पिड एट्रीजी। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो है वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? सियानोटिक हार्ट डिजीज़ में। अब एसियानोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ वो होगी जब हमारे पास लेफ़्ट साइड से जो ब्लड है ना वो राइट साइड पे जा रहा होगा। अब देखें इसके अंदर हमारे पास जो बॉडी को ब्लड जा रहा है वो कौन सा है? अब देखें ये हार्ट है, ठीक है, लेफ़्ट साइड से ब्लड राइट साइड पे जा रहा है, राइट साइड से ब्लड वापस लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस ऑक्सीजनेट होकर यहाँ पे आएगा। इसमें मिक्सिंग नहीं हो रही ब्लड की, तो यहाँ पे इसलिए हमें सियानोसिस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड का ब्लड है वो तो ऑक्सीजनेटेड ही है ना जो बॉडी को जा रहा है, तो उधर कोई सियानोसिस वाला कंपोनेंट तो नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर जो डिजीज़ आती है ना जिसमें लेफ़्ट से राइट साइड पे जा रहा हो, वो क्या हो सकता है? या तो हमारे पास एट्रिया के अंदर जो है ना वो कोई ओपनिंग बनी हुई है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, या दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान कोई ओपनिंग बनी हुई है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, या जो हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है ना उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एओर्टा है, ठीक है, और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये एओर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी है, दोनों के दरमियान ये कम्युनिकेशन है। पेटेंट डक्ट ये नॉर्मली होता है एम्ब्रियो में, बाद में क्लोज हो जाता है। अगर ये ओपन रह गया है, अब ये कम्युनिकेशन है। अब देखें एओर्टा के अंदर ब्लड ज़्यादा होता है ना, प्रेशर ज़्यादा होता है, आई मीन ब्लड से मेरा मतलब एक्चुअली यहाँ पे प्रेशर था कि एओर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये पूरी बॉडी में लेके जा रहा है। अब पल्मोनरी वास्कुलेचर में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना एओर्टा में होगा, तो इस वजह से जो ब्लड है ना वो यहाँ से इधर को जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड से जो है ना वो ब्लड कहाँ पे जा रहा है? राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है, राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो ये वाली जो कंडीशंस है वो हमें किस में देखने को मिलेगी? एसियानोटिक हार्ट डिजीज़ में। ठीक है। अब हमने ना यहाँ पे इन सारी डिजीज़ को ही ना डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, तो थोड़ा बारी बारी शुरू हो जाते हैं ज़रा। अब जब हमारे पास राइट टू लेफ़्ट शंट है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा बताया कि इसमें एक तो पेशेंट सियानोसिस के साथ आएगा, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, ये मैं इसको आगे जो है ना चीज़ों को डिटेल में बताती हूँ क्योंकि हर डिज़ीज़ के फीचर थोड़े बहुत ना एक दूसरे से अलग हैं। फिर इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा देखें पॉलीसाइथीमिया क्यों देखने को मिलेगा? क्यों? क्योंकि जो सियानोटिक हार्ट डिजीज़ है, ये हम अभी पहले ये वाला पोर्शन पढ़ने लगे हैं। इसमें क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों मिक्स होकर बॉडी को मिल रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को नहीं मिल रहा, तो इसलिए बॉडी को लगता है कि ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही मुझे, और वो क्या करती है कि वो पॉलीसाइथीमिया
थैलेसीमिया या जो इरेथ्रोपोइटिन है ना बॉडी में, वो ज़्यादा करने की कोशिश करती है, जिसके रिस्पॉन्स में जो है वो आरबीसी को बढ़ाया जाता है कि जी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर किया जाए। असल पैथोलॉजी कोई और है, लेकिन बॉडी उसको इस तरह से रिस्पॉन्स करती है, जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है सियानोटिक हार्ट डिजीज़ में। अच्छा, अब हम ज़रा चलते हैं मेन डिजीज़ की तरफ। हम स्टार्ट करने लगे। फर्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट। अब ना टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर 4 चीज़ें जो है ना वो इस चीज़ में आ रही हैं। अब ज़रा ना हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, आपके पास दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल। ये हार्ट की जो है वो लेफ़्ट साइड है, ये हार्ट की जो है वो राइट साइड है। अब आपको पता है कि राइट साइड पे क्या होती है, राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे क्या होती है, लेफ़्ट साइड पे आपकी क्या है, एओर्टा है, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड की एओर्टा है जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रही है। ये राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरीज है जो लंग से ब्लड लेके ऑक्सीजन लेके फिर वापस लेफ्ट साइड ऑफ लंग पे जो है ना वो ब्लड जो है वो पहुंचा रही है। ऑक्सीजनेट होकर ब्लड लंग यहाँ पे आ रहा है और ये एओर्टा से पूरी बॉडी में जा रहा है। और ये जो है ना बचपन में पैदाइश में पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है जो डे 7 पे क्लोज हो जानी है। अभी फिल वक्त जो है ना वो ये परी हुई है, ठीक है। तो ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। अब इनमें क्या होता है, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट का मतलब इनमें 4 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि इनके अंदर ना जो हमारे पास ये यहाँ पे पल्मोनरी के पास जो है वो क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्व होगा। जाहिर सी बात है, पल्मोनरी आर्टरीज के पास जो पल्मोनरी वॉल्व है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो ये वाली जो साइड होते हैं थिक होना शुरू हो जाती है। एक ये, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में के सब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, ठीक है। फिर उसके सेकंड चीज़ जो है ना वो इसमें क्या होती है कि राइट वेंट्रिकल की जो है ना वो हाइपरट्रोफी होती है, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल है ना ये पूरा इसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। एक इसकी हाइपरट्रोफी हो गई, फिर दूसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया कि ये जो पैसेज है ना पल्मोनरी वॉल्व का ये नैरो हो गया। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो है ना वो यहाँ पे क्या होगा कि वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होगा, यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान एक रास्ता बन गया। चौथी चीज़ जो इनमें होती है ना, इनके अंदर जो एओर्टा होता है ना वो ओवर राइडिंग होता है। ओवर राइडिंग एओर्टा का मतलब है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका दिल है ना, ठीक है। अब इसमें ना क्या होता है कि हमारे पास ये ऐसे करती है, बल्कि ये 2 वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। होना ये चाहिए कि सारा का सारा ब्लड एओर्टा यहाँ से लेके जाए, लेकिन यहाँ पे जो एओर्टा होता है ना वो इस तरह का होता है, ठीक है, कि लेफ्ट साइड का भी ब्लड उसके अंदर जा सकता है और राइट साइड का भी जा सकता है, यानी दोनों को कवर कर रहा होता है। इस तरह की उसकी एनाटमी ख़राब होती है। तो ये है ओवर राइडिंग एओर्टा। 4 चीज़ें आपको मैंने बताया देखने को मिलती हैं। एक क्या कि जो इसमें पल्मोनरी वॉल्व है वो नैरो है, वही तंग है। दूसरा क्या कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि जी दोनों वेंट्रिकल के दरमियान वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। चौथा मैंने आपको क्या बताया कि ओवर राइडिंग एओर्टा है, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखें कि पल्मोनरी आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, वो पाथवे ही नैरो है। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी है, ओवर राइडिंग एओर्टा है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। 4 चीज़ें देखने को मिल गई, ठीक है। अगेन रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास एक तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई, फिर ये रास्ता ही तंग है, यानी कि यहाँ से देखें आधा रास्ता ही तंग है, सिर्फ ये थोड़ा सा जो रास्ता है यहाँ से ब्लड गुजर सकता है। तो ये सब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गई, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई। फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट है इसके अंदर। चौथे नंबर पर हमारे पास जो है वो ओवर राइडिंग एओर्टा है कि एओर्टा इस तरह का बना हुआ है कि वो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं ले रहा, वो राइट वेंट्रिकल से भी उसके अंदर ब्लड जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास इस तरह का एओर्टा है, ठीक है। अब ये हमारे पास 4 चीज़ें टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, अब यहाँ से देखें कि अब हमारे पास जो है वो क्या होगा कि जब हमारे पास यहाँ से सारा एक तो राइट वेंट्रिकल भरा हुआ है, ठीक है, हाइपरटेंशन है। दूसरा यहाँ पे ये भी स्टेनोसिस है। अब आप देखो, अगर आप मिसाल के तौर पे आप पौधों को पानी दे रहे हो और आप पाइप को ना फुल तेज़ आपने नल खोला और पाइप को ऐसे ना नैरो कर देते हो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ज़्यादा तेज़ प्रेशर के साथ जो है ना, ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी पाइप को निकलेगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जब ये आपने इसको नैरो किया ना तो इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बनाती हूँ, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा हो जाएगा और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी है। और पहले ही ये जो वॉल्व है ये नैरो है, ठीक है, यहाँ से सिर्फ इतने से ब्लड जो है वो आगे जा सकता है, ये सारा बंद है रास्ता। अब ब्लड ने कहीं तो जाना है ना, वो ब्लड यहाँ से जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है।
तो राइट साइड से ब्लड कहाँ को शंट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे ब्लड आएगा, अब देखें इसका नुकसान क्या होगा। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड जाता तो ब्लड ऑक्सीजनेट होना था ना, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ ही नहीं, सीधा ही लेफ्ट साइड पे आ गया है एओर्टा में, और हमारे पास यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस पड़ी है, तो ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये चैनल है, अभी ये चैनल बंद नहीं हुआ, तो अब इस रास्ते के थ्रू जो है ना वो ब्लड राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा है, फ़ायदा क्या है कि एटलीस्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो इस पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर वापस वो लेफ्ट साइड पे आएगा और फिर वो पूरी बॉडी में जाएगा, तो हमें ऑक्सीजनेशन थोड़ी बहुत मिल जाएगी। इसलिए हम इसके ट्रीटमेंट में भी क्या करते हैं, हम इस पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस पेटेंट वॉल्यूम डक्टस आर्टीरियोसिस जो है ना, इस मेरे ख्याल है मैंने पहले भी शायद पेटेंट का वर्ड बोल दिया उन्हें, वो यहाँ पे पीडीए बोल रही थी ना शायद, इसलिए ये जो डक्टस आर्टीरियोसिस है ना ये, अब इसमें क्या होगा कि हमें इसको ना, हम चाहते हैं कि ये बंद ना हो। हम क्यों चाहते हैं कि बंद ना हो, ताकि ये जो थोड़ा बहुत ब्लड है ना ये लेफ्ट से राइट साइड पे जाए इस चैनल के थ्रू और ऑक्सीजनेट होकर वापस है। अगर ये भी बंद कर देंगे तो बिल्कुल ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड पे होगा। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम इसके ट्रीटमेंट में ना यहाँ से देखें, हम इसके ट्रीटमेंट में इसको जो है वो मेंटेन करेंगे। तो IV एल्प्रोस्टाडिल जो है वो हम देंगे इसको, ठीक है, हमने एल्प्रोस्टाडिल देनी है। ये एल्प्रोस्टाडिल क्या करेगी, ये इस डक्टस आर्टीरियोसिस को मेंटेन रखेगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, दूसरा हम इसमें क्या करते हैं कि हम ना, क्योंकि हमारे पास राइट पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं आ रहा ना, हम चाहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाए, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा तभी तो वो ऑक्सीजनेट होकर लेफ़्ट साइड पे आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ब्लड तो ऐसे ही आई जा रहा है सारा का सारा ये लेफ़्ट साइड पे, हम क्या करेंगे कि इस पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान और जो आगे सब एओर्टा से जो ब्रांचेस निकलती है ना यहाँ से, ठीक है, उसमें से एक है सबक्लेवियन आर्टरी, हम इन आर्टरीज़ के दरमियान, पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक बाकायदा तौर पर सर्जरी करके ना शंट बना देते हैं। उस शंट से क्या होगा कि जब ये ब्लड अनफॉर्चुनेटली राइट डीऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, तो लेफ्ट साइड से वापस ये ब्लड जाएगा राइट साइड पे, फिर वहाँ से वापस लंग से ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होकर वापस इधर आएगा। इस सर्जरी को हम कहते हैं बेलक टर्जिक्शन, ठीक है। तो ये सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है आप एक छोटे से नन्हे से बच्चे पे सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पहले आप वही मेडिसिन से काम चलाते हैं, उसको थोड़ी देर तक ज़िंदा रखना होता है, मतलब आप थोड़ा सा उसको, ये तो नहीं है कि उसको छोड़ ही दो कि जी अब तुम्हारी सर्जरी बाद में नहीं, तो तब तक तो हम तुम्हारा कुछ भी नहीं कर रहे। उससे पहले हम उसको मेंटेन ज़रूर करते हैं। IV एल्प्रोस्टाडिल जैसे मैंने आपको बताया, हम IV मॉर्फिन देते हैं उसको, ठीक है। एक और इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों के साथ, वो ये कि ना जैसे मैंने आपको बताया कि सियानोसिस आपको पता होगा इसमें, ठीक है, इसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा ही नहीं रहा। फिर ये बच्चे फेलियर टू थ्राइव होते हैं, इनके अंदर क्लबिंग होने का चांसेस होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये फीचर्स वो हैं जो मतलब हमें तकरीबन हर एक में देखने को मिल रहा है। पॉलीसाइथीमिया सियानोटिक हार्ट डिजीज़ में होती है। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज़ होती है, वो होती है टेट स्पेल, ठीक है। अब ये टेट स्पेल देखने को मिलता है। अब ये टेट स्पेल है क्या चीज़ है, अब होता ये है कि इनके अंदर ना जब हमारे पास लंग्स के अंदर ब्लड कम जा रहा है ना, क्योंकि उस साइड पे ब्लड जा ही कम रहा है, ठीक है, सारा जो ब्लड है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड जो है वो लेफ़्ट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मतलब आगे दी जा रही है। मिक्सिंग है ब्लड की, थोड़ा बहुत आया भी है लंग से, थोड़ा बहुत नहीं भी आया। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास है ना, मतलब बच्चे के ना जब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है ना, उसके लिप्स ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जो है ना वो, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को जा रहा है तो उसका ब्रेन का जिस साइड का ब्रेन के एक साइड का इन्फाक्शन हो सकता है। एक साइड का इन्फाक्शन होगा तो अपोजिट साइड को जो है वो हेमिप्लेजिया हो सकता है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसके अंदर कम होगी, बच्चे के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप होगा और वो बच्चा जो है ना वो ठीक से उसको सांस नहीं ले सकेगा। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जब बच्चा इस कंडीशन में जा रहा हो ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को ना उसकी टांगें पकड़ के ना उसकी चेस्ट के साथ लगाओ, ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं तकरीबन के नी चेस्ट पोजीशन जो है ना वो मेंटेन करें। आमतौर पे मतलब क्या करती हैं मदर्स ऐसे करती हैं ना कि बच्चा अगर इस तरह से एक अजीब सी वो फीलिंग दे रहा हो तो वो उठा के उसे अपने कंधे से लगा लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है कि बच्चे की जो है ना उसकी नी चेस्ट पोजीशन जो है वो बनानी है, उसकी नीज़ को ना उसके चेस्ट के साथ लगाना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ना
जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा होगा। मतलब कि जब हम इसको करेंगे ना, हमारी जो फीमोरल आर्टरी है ना, जो टांग पे जा रही है, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा ना, अब हमारे पास क्या होगा कि ये प्रेशर पीछे को ट्रांसमिट होगा। लेफ़्ट साइड का जो प्रेशर है ना, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब आपको पता है, मैंने आपको इसमें बताया कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है यहाँ पे। अब हमारे पास हो क्या रहा था कि राइट साइड पे प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोसिस थी, और यहाँ पे जो है ना वो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी थी, और ब्लड जो है वो इधर से राइट साइड से लेफ्ट को आ रहा था। जब हमारा लेफ्ट साइड से भी ब्लड ज़्यादा वो मैं प्रेशर ज़्यादा कर दूंगी ना, तो प्रेशर दोनों साइड पे न्यूट्रल हो जाएगा। जब प्रेशर न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो ये राइट साइड से ब्लड जो है ना वो लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगा। तो इस वजह से जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसकी मिक्सिंग नहीं होगी, तो ब्लड ऑक्सीजनेट होके आएगा। तो थोड़ा बहुत जो है ना, इसलिए हम ये पोजीशन मेंटेन करते हैं। ये थेराप्यूटिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर देगी। उसके अलावा जो है ना, हम बच्चे को IV मॉर्फिन देते हैं, ठीक है, और फिर हम जो है वो सोडा बाइकार्ब ये दे रहे होते हैं। इसके अलावा मिथॉक्सामीन या प्रोपेनोलोल ये देते हैं। बच्चे का हार्ट रेट वगैरह कम करते हैं। इस कंडीशन को ज़रा हम थोड़ा सा ना स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जब ये चीज़ चल रही होती है ना, इसमें एक चीज़ और होती है कि मरमर हमें किस तरह का देखने को मिलता है। अब देखें कि एक लिहाज से हमारे पास टर्बुलेंस हो रही है ना, जब भी हार्ट में टर्बुलेंस होगी ना, ब्लड की मरमर आएगा। अब इसमें मरमर अब इसमें आपको पता है कि जो हमारी वो है राइट साइड से ब्लड जा रहा है लेफ़्ट साइड पे, और जब इतना ज़्यादा ब्लड लेफ़्ट साइड पे इस कंडीशन में जमा होता है ना, तो हमें टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में ना इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर मिलता है। वो क्यों? क्योंकि ये देखे ना कि यहाँ पे प्रेशर हो गया था, ज़्यादा ब्लड इधर को जा रहा था। अब ये टर्बुलेंस आएगी ना ब्लड की, जब ब्लड टर्बुलेंस आएगी तो एक पाइप के अंदर ब्लड जो है वो इधर इधर, जैसे आप मिसाल के तौर पर कपड़े धोने वाली एक मशीन है, उसके अंदर भी जब पानी घूमता है, और जब वो मतलब आप उसको अपोजिट साइड पर लेके जाने की कोशिश करो, या आप उसके अंदर मशीन के अंदर अपना हाथ डाल दो और जिस साइड पे पानी जा रहा है उसको ऑपोजिट साइड पे करने की कोशिश करो। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो एक अजीब तरह की आवाज़ आएगी। तो जाहिर है इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, टर्बुलेंस कर रहे हैं ना। एक तो यहाँ पे स्टेनोसिस है, और फिर ब्लड आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये आपको उस तब सुनाई देगी जब ब्लड जो है ना वो इजेक्शन कर रहा होगा। तो इसमें आपको इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर जो है ना वो सुनाई देता है। और फिर हम ना देखते हैं कि हम ट्रीटमेंट भी कर लिया, मेरा वर्कअप रह गया था। वर्कअप हम इसका कैसे करवाते हैं कि हम एक तो इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, उसमें हमें क्लियरली पता चल जाएगा जी इको पे कि किस तरह से ब्लड जो है ना वो कहाँ कहाँ जा रहा है। हमें बाकायदा चैम्बर्स नज़र आते हैं कि यहाँ पे एट्रियम में ब्लड आया, वेंट्रिकल में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो हमें इसमें पता चल जाएगा कि जी VSD है, इसमें ये कंडीशन है। दूसरा ECG हम करवाएंगे। ECG के ऊपर हमें क्या पता चलेगा, ECG के ऊपर ना हमें इसमें बूट शेप्ड हार्ट नज़र आता है, ठीक है, इस तरह का हार्ट हमें नज़र आता है। अब क्योंकि हमारे पास इसमें हो क्या रहा है, इसे हम कहते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे बूट पड़ा हुआ है। तो इसको हम ना ECG कह रही हूँ मैं, चेस्ट एक्सरे बताना चाह रही थी यहाँ पे। ये है हमारे पास चेस्ट एक्सरे हमने करवाया, तो उस पर हमें क्या पता चल रहा है कि बूट शेप्ड हार्ट है। अब उसके अलावा जो है ना, जब हम देखते हैं तो अब आपको पता है राइट वेंट्रिकल की क्या थी, हाइपरट्रॉफी थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल की मैंने आपको हाइपरट्रॉफी बताई थी, लेकिन इस वजह से ना हार्ट इस तरह का हो गया है कि वो सख्त हो गया, और जो ये वाली साइड है ना, जो लेफ्ट साइड है, ये ऊपर को पुश हो गई है। लेकिन जो है ना वो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हाइपरट्रॉफी थी ना वो मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, सब कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, जिसका मतलब ये था कि जो इसकी जो वॉल थिक हुई है ना राइट वेंट्रिकल की, वो अंदर को हुई है, बाहर को नहीं हुई, ठीक है, बाहर को नहीं हुई, अंदर की हुई है। इसलिए जो है ना, हमें बाहर से जब हम हार्ट देखते हैं ना, तो हम जब CT रेशो देखते हैं, CT रेशो हमें नॉर्मल मिल रही होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपको पता है CT रेशो किन डिजीज़ में जो है वो आपको ज़्यादा मिलती है किस, तो इस लिहाज से इसको रूल आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको दोबारा सुने। राइट वेंट्रिकल की सब कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है, अंदर को हार्ट की वॉल मोटी हो रही है, बाहर को नहीं बढ़ रहा। CT रेशो आपको इसमें नॉर्मल मिलेगी, लेकिन जो है ना वो आपका जो हार्ट है वो इस तरह का हो जाएगा कि आपकी जो ये जो बॉर्डर लेफ्ट साइड है ना वो थोड़ी सी ऊपर को इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। राइट साइड की जो वॉल्स है वो इतनी मोटी मोटी है, वो इस तरह से हो जाएगा हार्ट के, आपको लगेगा जैसे कोई बूट पड़ा हुआ है, बूट शेप्ड हार्ट इसको बाकायदा इसका नाम है। और जब आप एपेक्स देखोगे ना, इसकी एपेक्स जो है वो, क्योंकि एपेक्स कहाँ पे आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ रही है ना, तो वो ऊपर को चला गया, तो इसकी एपेक्स जो है ना आपको शिफ्ट हो जाएगी, आपको सुप्रोलेटरल मिलेगी, ठीक है। सुप्रोलेटरल एपेक्स जो है वो इसको मिलेगी, आपको SL लिख देती हूँ मैं, जिसका मतलब है सुप्रोलेटरल एपेक्स मिल रही है आपको। और इसके अलावा चेस्ट एक्सरे पे आपको ये फाइंडिंग्स मिल गई। ECG आपने करवाई, तो ECG पे आप देखो कि राइट साइड ECG आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ना, तो आपको राइट एक्सिस डिविएशन मिलेगी। एक्सिस डिविएशन का एक अलग लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगी चीज़ें। फिर चेस्ट एक्सरे का मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर आपको बूट शेप हार्ट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैं आपको बता चुकी हूँ, और ट्रीटमेंट भी हमारा हो गया है।